सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी चल रही है 10 मिनट रिवीजन सीरीज़। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 की वीडियो में बताया था कि ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ जरूर है, लेकिन जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो थोड़े से लंबे हैं। वो 10 मिनट्स में कंप्लीट करा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक बीच में छोड़ना नहीं चाहता। जो सा टॉपिक मैं छोड़ूंगा हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। तो इनकी जो वीडियो है ये थोड़ी सी 10 मिनट से लंबी हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 10 तक है वो सारे के सारे चैप्टर आपके 10 मिनट में मैंने कवर कराए हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं है जितने कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 1 और 2 में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 20 मिनट तक लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में इनकी वीडियो बनेगी। लेकिन उसके बाद 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और हर चैप्टर को 10-10 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो टॉपिक 1 आपके पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर एक पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल लाने के लिए, यानी कि पैसा लगाने के लिए बिजनेस के अंदर, रिस्क को बियर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। वो अकेला क्या करता है? मैनेजमेंट करता है बिजनेस का। यानी कि जहां पर बिजनेस के अंदर केवल एक इंसान मालिक होगा, वही पैसा लाएगा, वही सारा काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। इसके फीचर क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती इसको खोलने के लिए। क्लोजर डन इजीली, अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? पूरे चैप्टर में आपको ये बार बार वर्ड आएगा, तो इसका मतलब आप यही समझ लो, अगर कल को आपको बिजनेस बंद हो जाता है और आपको किसकी पेमेंट करनी है? क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। किसकी? क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। और बिजनेस के पास पैसा नहीं है क्रेडिटर को देने के लिए, तो जो इसका मालिक है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के क्रेडिटर को पैसा दिया जाएगा। यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, अगर कल को बिजनेस बंद हो जाता है और क्रेडिटर को या किसी और को आपको पेमेंट करनी है और बिजनेस के पास पैसा नहीं है, तो जो उसका ओनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के क्या दिया जाएगा? क्रेडिटर का पैसा दिया जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके बाद सोल रिस्क और सोल प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो भी एक इंसान का और प्रॉफिट हुआ तो भी उसी इंसान का। राइट टू रन ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन कौन लेगा? वही इंसान लेगा जब वही मालिक है, तो ठीक है। बिजनेस नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर, बिजनेस नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब हुआ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि ये क्या हुआ? अगर कल को बिजनेस बंद हो जाता है तो किसको पैसे देने पड़ेंगे? वो सारे के सारे पैसे किसको देने पड़ेंगे? उसके ओनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, बैंकक्रप्ट, अगर डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, इम्प्रिजमेंट हो गई, जेल हो गई, या फिर बैंकक्रप्ट हो गया वो इंसान जो कि इसका ओनर है, तो बिजनेस भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इफेक्ट ऑन बिजनेस इवन क्लोजर, क्या हो जाएगी? बिजनेस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके मेरिट क्या क्या अच्छी चीजें होती है? क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन इसके अंदर हम ले सकते हैं। कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं लीक नहीं होगी, क्योंकि एक ही इंसान है, वो खुद से थोड़ी ना लीक कर देगा। इसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव, पैसा अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका, ठीक है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वही देखो इसकी में फीलिंग क्या आ जाती है कि अगर मैं कोई बिजनेस बना लूंगा ना अकेले अपने दम पे, तो मुझे लगेगा हाँ मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया, यानी कि आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाती है इसके अंदर। इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसमें क्या है? आप आसानी से खोल सकते हो, आप आसानी से बंद कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या क्या इसकी बुरी बातें होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज, एक इंसान है तो वो कितना ही काम कर लेगा, एक इंसान है तो वो कितना ही पैसा लेके आ जाएगा कंपनी के अंदर, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, सपोज एक इंसान है वो कल को मर गया या फिर उसे जेल हो गई, तो बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस तो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए जो बिजनेस है उसकी लिमिटेड लाइफ होती है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड टाइम से चला जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल 50 साल से चल रही है, लेकिन उसका जो फाउंडर था ओरिजिनल स्टीव जॉब्स, वो तो अब मर चुका है, तो लेकिन क्या हुआ? कंपनी फिर भी चल रही है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी नहीं होती, ये बंद हो जाती है। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हमने देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ओनर को क्या देना पड़ता है? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के किसकी पेमेंट करनी पड़ती है? क्रेडिटर्स की। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब एक इंसान कितना काम करेगा, इसीलिए मैनेजमेंट एबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड हो जाती है। तो ये क्या थी? लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब टॉपिक 2 हमारे पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आपको मतलब पता है, बहुत सारे लोग जब एक साथ आके बिजनेस करते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस आपस में बांट लेते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा नहीं है सारे लोग आए हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे बस प्रॉफिट दे देना, मेरे को काम से मतलब नहीं है, मेरे को काम करने को मत बोलना, तो ऐसा करके भी हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। इसके फीचर्स क्या होते हैं?
सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट, ये क्या करते हैं लोग आपस में लीगल एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर क्या होता है, एग्रीड रेशो, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं 1:1 में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, 2:1 में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, इस रेशो में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाले हैं। ठीक है। डिसीजन टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट, सब एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी, अगर किसी भी पार्टनर की हो जाती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाती थी, पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। सपोज 10 लोग थे, एक को क्या हो गया, एक की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन बचे हुए जो 9 लोग हैं, ये नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं बाद में। तो ये क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ पार्टनर, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो न्यू एग्रीमेंट में। अगर वो चाहें तो बाद में क्या कर सकते हैं, नया एग्रीमेंट बना के नई पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर 100 होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि 50 होने चाहिए। गवर्नमेंट कितनी बोलती है, 50 बोलती है। वैसे जो कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है वो 100 लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है 50 से ज्यादा नहीं होंगे। गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100 कर सकती है, अभी के लिए गवर्नमेंट ने बोला है 50 से ज्यादा नहीं होंगे। मिनिमम कितने होंगे, 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि सपोज एक पार्टनर ने चोरी कर दी, तो अब वो वाला पार्टनर, जो 10 पार्टनर है, इसने क्या कर दिया, चोरी कर दिया, तो 9 पार्टनर क्या ये बोल देंगे उसने चोरी की है उसे जेल ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ने चोरी कर दी है तो 9 के 9 को जेल होगी, या फिर जो भी आपकी उसकी पनिशमेंट होगी वो 9 के 9 को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान कुछ करेगा तो 9 के 9 आराम से बैठे रहेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स के ऊपर वो चीजें आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। एक इंसान कोई कुछ करेगा तो क्या होगा, सारे के सारे पार्टनर उससे इफेक्ट हो जाएंगे। हर कोई क्या है, एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल, हर कोई एक दूसरे का बॉस है और हर कोई एक दूसरे का एम्प्लॉय है। इसके मेरिट क्या क्या, इसके अंदर अच्छी चीज़ होती है, ईजी ऑफ फॉर्मेशन, आराम से बन जाती है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं सब एक साथ मिलकर लेते हैं तो बैलेंस, अच्छा डिसीजन लिया जाता है मेनली। मोर फंड, अगर सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो सारे लोग ज़्यादा पैसा ला पाएंगे, तो फंड क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। शेयरिंग रिस्क, रिस्क क्या हो जाएगा, एक दूसरे में लोग शेयर कर सकते हैं। सीक्रेसी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो लोग एक दूसरे के साथ ही शेयर करेंगे, कोई बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करेगा, तो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, सीक्रेट हो जाएगी। लिमिटेशंस, क्या क्या इसकी बेकार बातें हो सकती है। सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब देखो भाई 5 मेंबर है तो 5 के 5 कितना पैसा ला सकते हैं, 500 होते तो कितना ज़्यादा ला सकते थे, लेकिन 5 कितने ही ला सकते हैं, तो रिसोर्सेज कभी कभी लिमिटेड रह जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के बीच में लड़ाई भी तो हो ही सकती है ना। इसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखो 5 पार्टनर है, सपोज एक की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई, वो ही सारा काम करते थे, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो 3 बचे हुए हैं वो तो कुछ काम करते ही नहीं थे, तो उन्हें तो पता ही नहीं है काम कैसे होता है। तो कभी कभी कंटिन्यूटी में कभी कभी दिक्कत आ जाती है पार्टनरशिप की। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंट, पब्लिक इसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहती, यार पार्टनरशिप है, कल को इनकी लड़ाई हो गई, हमारा तो पैसा डूब जाएगा, हमने इनसे चीज़ें खरीदी नहीं, उसकी हमें सर्विसेज नहीं मिलेगी, हमें हो सकता है वो चीज़ें ही ना मिल पाए, तो पब्लिक कभी कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहती। इसके बाद माइनर एज अ पार्टनर, माइनर का मतलब क्या होता है, एक बच्चा जो कि 18 साल से कम है, या फिर एक इंसान जो कि पागल है थोड़ा सा, या उस टाइप का कोई इंसान होता है तो उसको माइनर बोलते हैं। वैसे यहाँ माइनर का मतलब क्या है, 18 साल से कम, ठीक है। अब क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप के अंदर, तो माइनर एडमिट कर सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, एग्री हो जाए। उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। आप देखो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो माइनर है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी खतरा नहीं आएगा। नॉट इलिजिबल टू टेक एनी एक्शन, अब वो 18 साल से कम है तो उसकी में इतनी समझ नहीं है, इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ओनली शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो लेगा लेकिन कैन नॉट लॉसेस, अगर कोई भी लॉस हुआ तो माइनर नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो वो ले सकता है, ठीक है। और इंस्पेक्ट द अकाउंट, अगर एनी टाइम, अगर कोई भी अकाउंट वगैरह उसे देखने हैं कंपनी के, वो सारी चीजें देखनी है तो वो कभी भी देख सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, सपोज आज 10 लोग आए, एक साथ काम करना स्टार्ट किया, और वो जब तक उनका मन करता है पार्टनरशिप चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, 10 लोग एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले ही काम करना स्टार्ट करने से पहले ही वो क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देखो हमारी जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ 1 साल तक चलेगी, या फिर 6 महीने तक चलेगी, या फिर वो चीज खत्म होने तक चलेगी, या फिर 5 साल तक चलेगी, वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड, जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी जब वो चीज हो जाती है तो वो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी, जब तक कोई इंसान खुद से उसे तोड़ना ना चाहेगा,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के ऊपर भी हम पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनरल पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या होगा, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दूसरा क्या होगा, लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या होगा, सारे लोगों की लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी और एक इंसान की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। वन की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, रेस्ट की क्या होगी, लिमिटेड होगी, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। जनरल लाइबिलिटी, जिसके अंदर सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो लाइबिलिटी है एक इंसान की वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सब लोगों की क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी हमने क्या कर दिया, टाइप ऑफ पार्टनरशिप देख ली। अब टाइप ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर लोग एक साथ आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर। पार्टनर कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो इंसान जो कि सारा का सारा काम करता है बिजनेस का, ठीक है। इसके बाद आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट ले जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर यानी कि एक इंसान पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर तो होता है लेकिन वो पार्टनर है ये सिर्फ उसे पता होता है, किसी और को नहीं पता होता। जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, अब यहाँ पर एक इंसान पार्टनर तो है, वो किसके बारे में, इसके बारे में किसको पता है, पार्टनरशिप को पता है, उसके अंदर पार्टनर को पता है, उस इंसान खुद को पता है, लेकिन जो बाहर पब्लिक बैठी हुई है उसको उसके बारे में नहीं पता, यानी कि वो क्या है, सीक्रेट पार्टनर है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो यहां पे हमने क्या बोला, सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, एसोसिएटेड विद फर्म अननोन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है, ठीक है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसको लगता है कि ये इंसान पार्टनर है पर एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता। तो ये क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर का अपोजिट होता है नॉमिनल पार्टनर, यानी कि मैं अगर जनरल पब्लिक हूं तो मुझे लगता है कि आप किसी फर्म में पार्टनर हो पर एक्चुअल में आप पार्टनर नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है, एक इंसान कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को लगता है कि वो पार्टनर है। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान है और यहाँ पर ये इंसान है, वो फर्म है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब इस बंदे ने बोला कि मैं ना इस फर्म के साथ पार्टनर हूँ और मैंने इस फर्म को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। इसने बाद में बोला मैंने तो पागल बनाया, मैं तो पार्टनर हूँ ही नहीं, तो अब ये क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोबल बन जाएगा। यानी कि इस बंदे ने क्या किया था, पागलपन करके झूठ बोल के मुझसे पैसे दिलवाए थे किसको, फर्म को, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा बाय एस्टोबल, ठीक है। इसके बाद पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है नोट पार्टनर इन फर्म नोइंगली अलाउ रिप्रेजेंट एट पार्टनर। एक इंसान खुद बोल देता है कि भाई देखो वैसे तो मैं पार्टनर नहीं हूं लेकिन मेरा नाम यूज कर लो, तुम पब्लिक को बता दो कि मैं पार्टनर हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ पार्टनर। इसके बाद हमारे पास आती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एग्रीमेंट जो कि लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, बिटवीन द पार्टनर्स, एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसके अंदर कॉन्टेंट यानी कि क्या क्या आता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, आप उसको रजिस्टर करा सकते हो या नहीं करा सकते, अगर कराओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो या नहीं करा सकते, ऑप्शन है, आपका मन है तो करा लो, आपका मन है तो नहीं कराओ। अगर आप करा लोगे तो क्या होगा, पार्टनर आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और लड़ाई करेंगे तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके बाद फर्म कैन नॉट फाइल सूट। अगर आप नहीं कराते, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो आप किसी और इंसान के ऊपर केस नहीं कर सकते, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कोई और इंसान भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो ये थी पार्टनरशिप। अब हम करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या पढ़ते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फैमिली बिजनेस बनाती है, उसके अंदर जो मेंबर होते हैं बिजनेस के वो कौन होता है, केवल और केवल फैमिली मेंबर्स होते हैं। बाहर से कोई इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा पार्टनर हो, कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ फैमिली उस बिजनेस के अंदर आ सकती है, ठीक है। सक्सेसिव जनरेशन मेंबर कौन होंगे, डॉटर भी होगी, और पहले तो ऐसा होता था कि डॉटर नहीं होती थी लेकिन अब डॉटर भी होती है, चाहे उसकी मैरिज हो ना हो, वो मैरिज ना हो तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहेगी, मैरिज होने के बाद अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है उसके बाद भी वो क्या रहती है, मेंबर रहती है किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, ठीक है। इसके बाद जो एल्डर मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता यानी कि वो ही सारे काम करता है, वही सारा मैनेजमेंट करता है, फाइनल डिसीजन कौन किसका होता है, उसका होता है, किसका, कर्ता का, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 लोग होने चाहिए एचयूएफ को बनाने से पहले। लाइबिलिटी क्या होती है, कर्ता की क्या होती है, लिमिटेड, कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और बाकी सब लोगों की क्या लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड, क्योंकि कर्ता सारे काम कर रहा है तो सारे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके ऊपर लिए जाएंगे, कर्ता के ऊपर, इसीलिए कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, बाकी लोगों की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल कौन करता है, इसको कर्ता करता है, ठीक है। इसके बाद बिजनेस कंटिन्यू करेगा, अगर कर्ता की डेथ हो गई तो कंटिन्यू कौन करेगा, जिसकी भी उम्र में जो भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा, जो भी नेक्स्ट एल्डर मोस्ट मेंबर होगा वो करेगा। और माइनर मेंबर बन सकता है, हाँ माइनर मेंबर बन सकता है, यानी कि 18 साल से जो कम है वो मेंबर बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, ठीक है।
इसके बाद इसके मेरिट, इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके बाद कंटिन्यू बिजनेस एक्जिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा, सारी की सारी फैमिली थोड़ी ना एक साथ मर जाएगी, पूरी फैमिली को एक साथ थोड़ी ना जेल हो जाएगी, तो बिजनेस हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई उसको चलाता रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, सबकी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इंक्रीज रॉयल्टी, अब देखो यार बाहर के लोग तो मेरे साथ स्कैम कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली के मेंबर थोड़ी ना मेरे साथ स्कैम करेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, इसकी मेरिट होती है। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, अब देखो बाहर से कोई इंसान आ नहीं सकता, तो बाहर से पैसा भी नहीं आ सकता, जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता के लिए एक बुरी बात है कि उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, सपोज कर्ता कोई गलत डिसीजन लेता है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता क्या है, कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। इसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब देखो कोई भी इंसान फैमिली के अंदर पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कोई भी काम करने नहीं आता बिजनेस का, तो क्या बाहर से वो इंसान को ला सकते हैं, बाहर से किसी और को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। इसीलिए क्या हो जाता है, जो मैनेजरियल स्किल है वो क्या हो जाती है, आपकी लिमिटेड हो जाती है, किसके अंदर, HUF के अंदर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है, फोर्थ टॉपिक आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, वो सोसाइटी जो कि एक साथ लोगों ने मिलकर बनाई है। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आता है तारक मेहता, आपने सबने देखा होगा, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोग सब एक साथ आते हैं, एक सेक्रेटरी उसका होता है, एक ट्रेजरर होता है, और पोपटलाल भी शायद कुछ है उसका, तो वो कमेटी मेंबर है जो भी है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई है, फिर वो मीटिंग करते हैं, और एक दूसरे की, वो सोसाइटी क्या करती है, बिजनेस नहीं करती, वो क्या करती है, उन मेंबर्स के अच्छे के लिए काम करती है। तो सोसाइटी क्या करती है, बहुत सारे लोग एक साथ आकर सोसाइटी बनाते हैं, और वो सोसाइटी उन लोगों के अच्छे के लिए काम करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपलसरी रिक्वायर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन इसका कराना ही कराना पड़ता है। एटलीस्ट 10 मेंबर, एडल्ट मेंबर आपको चाहिए होते हैं, माइनर भी इसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन 10 एडल्ट मेंबर आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे। इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इक्वल, सबके वोटिंग राइट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, सबकी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, लिमिटेड। जैसे कल को कॉर्पोरेट सोसाइटी डूब जाती है, तो क्या जेठालाल अपने फ्लैट को बेच के कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का पैसा देगा, नहीं, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा कि कल को सब लोग मर जाएंगे सोसाइटी के, तो जो एक्सिस्टेंस है वो हमेशा चलता चला जाता है। इसके बाद इकोनॉमी ऑपरेशन, जो ये ऑपरेशन करती है वो पैसों से रिलेटेड भी कर सकती है, आपने देखा होगा वहां पे फंक्शंस होते हैं तो पैसों से रिलेटेड होता है, मेंटेनेंस वो एक दूसरे को देते हैं, तो वो सब क्या होता है, पैसों से रिलेटेड होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ईजी ऑफ फॉर्मेशन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद इसके मेरिट आते हैं, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, जो भी इसके ये फीचर्स है ना, वो सारे के सारे इसके क्या है, मेरिट है, तो जो भी आपके फीचर्स हैं वो सारे इसके मेरिट है। इसके लिमिटेशंस कुछ होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी आपकी रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, कभी कभी आपने देखा होगा वहाँ पे झगड़ा हो जाता है तारक मेहता के अंदर, तो इनइफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है कभी कभी। इसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी, कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, कभी कभी गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कभी कभी लोग एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं, यानी कि ओपिनियन डिफरेंट हो जाते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर। अलग अलग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो जाती है, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, फॉरवर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो ये अलग अलग टाइप की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आपकी होती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आप जो आसपास देखते हो ना, रिलायंस एक कंपनी हो गई, या फिर टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, महिंद्रा एक कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी एक कंपनी हो गई, तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जो भी आप नॉर्मली कंपनी सुनते हो उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके फीचर हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपको पता है कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। देखो सपोज ये एक कंपनी है और इस इंसान ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब सपोज ये इंसान है, इसके ऊपर इसके साथ स्कैम हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इस इंसान के ऊपर केस करेगा, नहीं, ये किसके ऊपर केस करेगा, डायरेक्टली कंपनी के ऊपर केस करेगा। तो आपने सुना भी होगा, जैसे कभी कभी होता है ना लॉ के अंदर कि ये वर्सेस स्टेट ऑफ ऐसा कंपनी, ऐसे करके लॉ सुना होगा आपने मूवीज वगैरह में, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सब कंपनी के ऊपर डायरेक्टली केस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता उसके ओनर के ऊपर कोई केस नहीं करता। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हम लोग कौन है, हम बायोलॉजिकल पर्सन है, यानी कि हम बायोलॉजिकली बने हैं, लेकिन आर्टिफिशियली, अगर कोई इंसान आर्टिफिशियली किसी को बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, यानी कि कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये इंसान जो है ये इस कंपनी का मालिक नहीं है, बिल्कुल भी आप ये चीज मत सोचना कि ये क्या है, इसका ओनर है।
कंपनी अलग चीज है और ये इंसान अलग चीज है। इसने इसको स्टार्ट किया है पक्का, इसका जो भी प्रॉफिट होगा इस इंसान को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये इस कंपनी का कभी भी मालिक नहीं है। इसका मतलब ये कंपनी और ये इंसान क्या है, एक है? नहीं, ये कंपनी और ये इंसान अलग अलग है, यानी कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग, कंपनी को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। परपेचुअल सक्सेशन, सपोज इस इंसान ने कंपनी को स्टार्ट किया, आप एप्पल का एग्जांपल लो, ये स्टीव जॉब्स है, अब स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया, अब इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो क्या कंपनी भी बंद हो गई? नहीं, कंपनी तो अभी भी चल रही है। तो जो बाकी लोग होते हैं, बाकी शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो कंपनी को चलाते चले जाते हैं। उसका कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, कभी भी कंपनी बंद नहीं हो सकती। कंट्रोल एंड मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब होता क्या है, सपोज यहाँ पे है शेयर होल्डर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके शेयर होल्डर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आपकी कंपनी। अब इस कंपनी को शेयर होल्डर चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका, कंपनी को इस तरीके से चलाते हैं। शेयर होल्डर सिर्फ पैसे लगाते हैं, शेयर होल्डर को कोई और मतलब नहीं होता, शेयर होल्डर सिर्फ पैसे लगाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, सारा का सारा वर्क करते हैं, और उसके बाद कंपनी इस तरीके से चलती है। तो इसको कौन चलाता है, शेयर होल्डर नहीं चलाता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। आप एग्जांपल देखो, अश्नीर ग्रोवर है, उसको उसकी ही कंपनी से निकाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिसने वो कंपनी स्टार्ट की उसको उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, किसने निकाला, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास इतनी पावर भी होती है कि वो उसके मालिक को ही निकाल सकता है, अगर मालिक कोई उल्टी सीधी हरकत कर देता है तो कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लाइबिलिटी क्या होती है, शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। कॉमन सीन यानी कि एक स्टैंप होता है, एक थप्पा होता है, या फिर एक लोगो वगैरह होता है कंपनी का। रिस्क क्या होता है, शेयर होल्डर का, अगर पैसा डूब गया, कंपनी डूब गई, तो रिस्क किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा। इसके मेरिट क्या क्या अच्छी चीजें होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ट्रांसफर कर सकते हो, एक कंपनी दूसरे इंसान को आप बेच सकते हो, ठीक है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, आप मर भी जाओ, शेयर होल्डर मर भी जाओ, तो क्या हो जाएगा, कंपनी चलती चली जाएगी। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजमेंट है वो भी क्या हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है कंपनी के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो एक इंसान करेगा, पार्टनरशिप के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी के अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। लिमिटेशंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इसकी कभी कभी आ जाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जो सीक्रेसी है इन्फॉर्मेशन की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, सपोज जो मुकेश अंबानी है उसको पता है कि एक दिल्ली के ऑफिस में मेरा क्या हो रहा है, दिल्ली के ऑफिस का जो झाड़ू लगाने वाला है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं पता उसको, तो बहुत सारा है। जब बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है तो शेयर होल्डर है वो सारा का सारा काम नहीं देख सकता, इसीलिए तो वो क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाता है। इसके बाद न्यूमेरियस रेगुलेशन, बहुत सारी क्या होती है रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी रेगुलेशंस लगा देती है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, स्मॉल ग्रुप। जैसे कि मुकेश अंबानी है, उनकी जो डॉटर है, या उनके आकाश अंबानी, नीता अंबानी उनकी वाइफ जो है, वो सारे लोग मिलकर क्या है, शेयर होल्डर हैं रिलायंस ग्रुप के। तो क्या करते हैं वो, कुछ लोग पूरी की पूरा इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं। तो ये भी क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस होती है, कभी कभी कोई इंसान गलत भी चीज़ें कर सकता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे में लड़ाई भी हो सकती है शेयर होल्डर के बीच में। इसके बाद टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनीज क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो कंपनी क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर नहीं होती, यानी कि जिसने अपने स्टॉक नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, मेरे को बताओ, वो एक पब्लिक कंपनी है। जो भी रिलायंस के अंदर अलग अलग कंपनीज आती है, जैसे कि जियो क्या है, जियो एक पब्लिक कंपनी है। क्यों पब्लिक कंपनी है, क्योंकि उसकी स्टॉक क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे कि मेरी ये कंपनी है, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि मैंने उसके शेयर पब्लिक को इशू नहीं किए हुए, मेरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मेरी कंपनी लिस्ट नहीं है। तो वो सारी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होती। और जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज है, टाटा की बहुत सारी कंपनी है, टाटा मोटर्स क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, एमआरएफ क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। छोटी मोटी कंपनी जो कि भारत पे हो गई, बोट हो गई, एक ममार्थ अभी आई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अभी लिस्ट हुई है, उससे पहले वो भी क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। अगर सपोज एक प्राइवेट कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि अब वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गई। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। पब्लिक कंपनी कौन सी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, ठीक है।
वन पर्सन कंपनी, जैसा कि आपको नाम समझ आ रहा है कि एक इंसान पूरा का पूरा काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन बोलते हैं, यानी कि सिंगल शेयर होल्डर 100% शेयर होल्डिंग रखेगा, उसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। अब इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हो गया, वहां पर भी एक इंसान काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक खासियत क्या आती है, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का याद होगा तो उसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। इसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड होती है, इसीलिए ये उससे डिफरेंट होती है, क्या, अनलिमिटेड। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, एक नेचुरल पर्सन से, नेचुरल पर्सन इसको बना सकता है, यानी कि जो इंसान बायोलॉजिकली पैदा हुआ है वो इसको बना सकता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, या नहीं होगा तो भी चलेगा, और सिटीजन इंडिया का वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी, 100% शेयर होल्डिंग उसकी होगी, ठीक है। इसके बाद एक डायरेक्टर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, सपोज एक इंसान ने कंपनी बनाई और उस इंसान को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा कि अगर कल को ये इंसान मर जाता है तो कंपनी कौन चलाएगा, उसका क्या होना चाहिए, एक नॉमिनी होना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन एक जगह क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 कंपनी के अंदर नॉमिनी है, एक पर्सन, वन पर्सन कंपनी केवल एक खोल सकता है और एक पर्सन केवल एक जगह नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। अब मेंबर क्या है, मेंबर चेंज कर सकता है नॉमिनी को। मेंबर की नॉमिनी से लड़ाई हो गई, मेंबर क्या करेगा, नॉमिनी को चेंज करेगा। वन पर्सन कंपनी क्या है, फ्री फ्रॉम कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स वन पर्सन कंपनी को नहीं करना पड़ता। और जो वन पर्सन कंपनी का नाम है, जैसे XYZ लिमिटेड नाम है, तो उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है OPC ब्रैकेट में। जहाँ पर भी अगर वन पर्सन कंपनी का आप नाम लिखा हुआ देखोगे ना, तो वहाँ पर क्या लिखा दिखेगा आपको, OPC ब्रैकेट में लिखा दिखेगा। क्यों लिखा दिखेगा, क्योंकि ये कंप्लाइंस होती है। OPC को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में बिलो लिखना पड़ता है अपना नाम के, क्या, वन पर्सन कंपनी, उसको लिखना ही लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो गई कंपनी। और यहाँ पर है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आपको कंपनी बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर नहीं आता, अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है टॉपिक 7, बेसिक फैक्टर ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कौन से फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूँ, मैं पार्टनरशिप खोलूँ, या फिर मुझे कंपनी खोलनी चाहिए, मुझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोलनी चाहिए, क्या मेरे को खोलना चाहिए, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो उसके कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट और इजी, आपकी कॉस्ट कितनी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी खोलने में तो बहुत पैसा लग जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने में कोई पैसा नहीं लगेगा, तो कितनी आप कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो। लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी लिमिटेड चाहिए, आपको लायबिलिटी अनलिमिटेड चाहिए, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी, आपको ऐसा चाहिए कि अगर मेरे को कुछ हो जाए या फिर मैं इस बिजनेस के अंदर से हट जाऊं तो ये बिजनेस चलता रहना चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी, आपकी एबिलिटी कितनी है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। कैपिटल फॉर्मेशन, आप कितना कैपिटल ला सकते हो, कितना कंसिडरेशन ला सकते हो कैपिटल की फॉर्म में, कितना पैसा आप बिजनेस के अंदर लगा सकते हो, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। डिग्री ऑफ कंट्रोल, आपको कंट्रोल कितना चाहिए उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का कैसा नेचर होने वाला है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो ये क्या था टॉपिक 7, कि आपको अगर बिजनेस के फैक्टर कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिजनेस को खोलने से पहले। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। थोड़ा लंबा चैप्टर था, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया ऑफ कोर्स, लेकिन इसके बाद के सारे चैप्टर क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला और दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा था। तो ये क्या हो गई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।